नमस्कार साथियों, टारगेट बेस्ड सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं दिनेश कुमार राठौर और हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस में जो आने वाली हिंदी है। मैंने आपको बताया है कि मैं 15 ही वीडियो में आपकी जो यूपी पुलिस में आने वाली हिंदी है उसको पूरा कवर कर लूँगा। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए जब आप प्रैक्टिस सेट निकालेंगे तो आपको बड़ा ही बेनिफिट मिलेगा और आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं 37 नंबर की या 38 नंबर की जितनी भी हिंदी आएगी वो आप बड़े ही अच्छे और सही करके आएंगे। ठीक है ना। आप विश्वास रखिए और लगन के साथ पढ़ते रहिए और ध्यान के साथ वीडियो को देखिए। वीडियो की स्पीड बढ़ा करके नहीं देखेंगे आप। ठीक है ना। तो जैसे वीडियो चल रही है आप वैसे ही देखते रहिए और आप जो है इसको ध्यान के साथ देखें, ये सबसे बड़ी बात है। तो आइए आज हम शुरू करेंगे अव्यय का जो चैप्टर है उसको हम बड़े ही ध्यान के साथ पढ़ेंगे। इसमें जो भी आपको बताया जाएगा वो सब एक एक शब्द आपको याद रखना है। अगर एक बार देखने से याद नहीं होता है तो आप उसको फिर से देख सकते हैं। जब तक आपके याद ना हो आप तब तक देखिए। तो अव्यय क्या होते हैं? ए का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च। जो खर्च ना हो, जो मतलब परिवर्तित ना हो। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? अव्यय कहते हैं। ठीक है। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। कभी पूछे कि अविकारी कितने होते हैं और अव्यय कितने होते हैं, बात एक ही है। कभी समझो कि हमें अव्यय पढ़ाया, अविकारी पढ़ाया नहीं। अव्यय और अविकारी दोनों एक ही बात है। ठीक है। चाहे वो अविकारी पूछे या फिर पूछे अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आइए हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल के साथ। क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें जो क्रिया विशेषण होता है तो जो क्रिया विशेषण होगा, क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा राम धीरे धीरे दौड़ता है, तो धीरे तो है वो इसमें क्रिया, लेकिन जो दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, दौड़ना होगी क्रिया, और धीरे धीरे दौड़ रहा है, बस वही क्या हो गया है? क्रिया विशेषण हो चुका है। ठीक है ना। वही क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो आइए देखते हैं इसको। मैंने बताया इसके 4 प्रकार होते हैं। पहले हम क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे, इसको पूरा क्लियर करेंगे। तो क्रिया विशेषण, पहला हेडिंग है इसका क्रिया विशेषण। क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, राम धीरे धीरे दौड़ता है, इस तरह से एक इसका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के भी पार्ट होते हैं। हाँ, क्रिया विशेषण के भी पार्ट होते हैं और इसके 4 पार्ट होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। एक तो होता है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और एक रीतिवाचक। ठीक है। 4 पार्ट इसके होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो पहला हम हेडिंग पढ़ते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय वे अव्यय होते हैं जो क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसके स्थान का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्योंकि वाचक का मतलब होता है बताना और स्थान का मतलब स्थान यानी कि स्थान को बताना। तो ये किससे पहले होंगे? क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर के स्थान का अगर बोध करा रहे हैं तो वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। तो इसके मैंने कुछ अव्यय लिखे हैं, इन अव्यय को आपको ठीक से पढ़ना है क्योंकि ये अव्यय पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कालवाचक में कौन से आएंगे, परिमाण में कौन से आएंगे और रीतिवाचक में कौन से आएंगे। और एक चीज़ मैं अगर बता दूं, अगर तुम इसको याद नहीं करना चाहते हो तो एक शब्द याद रख लेना, वो है क्या? कहाँ। कहाँ। कहाँ से जब भी तुम प्रश्न करोगे तुम्हें स्थान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। जब भी कहाँ से प्रश्न करोगे स्थान प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, निकट, पास, किधर, दूर, हर तरफ, आमने सामने, आगे पीछे, सर्वत्र। इस तरह से जितने भी अव्यय हैं ये सब स्थानवाचक हैं। ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है अंदर बैठा। कहाँ बैठा? अंदर बैठा। ठीक है। राधा सामने खड़ी है। कहाँ खड़ी है? सामने खड़ी है। बस कहाँ से प्रश्न करो और स्थानवाचक अव्यय निकाल दो। इसके बाद आता है कालवाचक। कालवाचक की परिभाषा मैंने नहीं लिखी है, किसी की परिभाषा में बता रहा हूँ। ठीक है ना। क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसके काल का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। इसके भी मैंने डायरेक्ट अव्यय ही लिखे हैं, जैसे कि अभी अभी, सुबह, शाम, रात, दिन, कल, परसों, प्राय, प्रतिदिन, रोज, कई बार, हर बार,
प्रतिवर्ष, घड़ी घड़ी, सदा, पश्चात, आजकल और परसों, बहुधा, तभी, निरंतर, इस तरह के, लगातार, ठीक है ना। इस तरह के जो शब्द हैं ये सब कालवाचक ही हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वह प्रतिदिन भागता है, प्रतिदिन आ गया इसमें। वह निरंतर पढ़ता है, निरंतर आ गया इसमें कालवाचक। मैं परसों आया, परसों इसमें आ गया। वे कई बार आए, तो कई बार इसमें क्या है, एक कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। आगे नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। मैंने डेफिनेशन किसी ने लिखी है, मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन क्या। अगर वैसे डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, जो मैंने इस बोर्ड पर लिखा है यही सबसे बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे अव्यय शब्द जो क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसके परिमाण का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इसके मैंने अव्यय लिखे हैं, जैसे कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, बहुत है, तिल तिल है ना। और इसमें बहुत सारे लिखे हैं, जरा है, अत्यंत है, किंचित है, सर्वथा, बराबर, ठीक, एक एक, तिल तिल, थोड़ा, केवल, बारी बारी, काफ़ी, कुछ, अनुमानतः है, बिल्कुल। इनको एक दो बार अगर आप देखेंगे तो सब याद हो जाएंगे। जैसे ही एग्जाम में बैठोगे सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह अधिक खाता है, अधिक आ गया। वह पानी थोड़ा थोड़ा टपकता है, थोड़ा थोड़ा आ गया। तुम बारी बारी आओ, इस तरह से बारी बारी आओ, यानी कि बारी बारी परिमाणवाचक। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। रीतिवाचक, रीतिवाचक का मतलब होता है कि काम किस तरह से हो रहा है, किस ढंग से काम हो रहा है। रीति का मतलब होता है तरीका, मैनर, ढंग जिसको बोलते हैं। तो परिभाषा मैंने किसकी नहीं लिखी, देखो फिर से इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि वे शब्द जो क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसके तरीके को बताते हैं, उसके होने के ढंग को बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इसके भी मैंने अव्यय लिखे। अगर पेपर में पूछा जाता है तो यही पूछे जाते हैं। अगर वैसे देखो पेपर में कैसे पूछा जाएगा, या तो वो डायरेक्ट क्रिया विशेषण दे देगा या फिर क्रिया विशेषण का पार्ट दे देगा, ठीक है ना। तो आपको चारों याद करने हैं। रीतिवाचक में जैसे कि धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, हाँ, नहीं, अवश्य, कदाचित, वस्तुतः, मात्र, एकाएक, अतएव, इसलिए, मैं, ऐसे, वैसे और जैसे, फटाफट, झटपट, निसंदेह, धड़ाधड़, ध्यानपूर्वक, एक साथ, येन केन प्रकारेण, स्वतः और परस्पर। ये कोई बेकार चीज़ नहीं है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस एक दो बार याद करना पड़ेगा, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बाद इसकी जैसे एग्जाम्पल है, बस झटपट भर गई। मैंने पूछा कैसे भर गई, झटपट भर गई। अगर कैसे से हम प्रश्न करते हैं तो भी अधिकांश की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, अधिकांशतः हमें आंसर मिल जाता है किसका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है, पुस्तक धड़ाधड़ बिक गई। कैसे बिकी, धड़ाधड़। वह तुम ध्यानपूर्वक सुनते हो, कैसे सुनते हो, ध्यानपूर्वक। कैसे से आंसर मिल रहा। बारिश हो, अचानक हो गई। कैसे हो गई, अचानक हो गई, ठीक है। इसी तरह से अब हम संबंध बोधक अव्यय की बात करते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं, वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य पदों से जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये इसकी पहचान है। अब पहचान क्या है, देखो, जो अव्यय क्रिया विशेषण के होंगे वही अव्यय संबंध बोधक के भी होंगे। जो अव्यय क्रिया विशेषण के हैं वही अव्यय किसके हैं, संबंध बोधक के भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें संबंध बोधक के अव्यय याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुमने पहले ही ऑलरेडी याद कर लिए हैं क्रिया विशेषण के, बस यही इसमें आ जाएंगे। फर्क क्या है, संबंध बोधक अव्यय में जब क्रिया विशेषण के अव्यय आ जाएंगे तो उनके साथ में किसी न किसी विभक्ति को प्रयोग आपको देखना मिलता है, किसी न किसी विभक्ति का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अव्यय के साथ अगर विभक्ति आती है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं अट के आधार पर, तो अट के आधार पर अगर पूछता है कितने भेद होते हैं, 13 होते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे सूर्योदय पूर्व में होता है, तो देखो ये रही विभक्ति में। वह उसके दाएं खड़ा है, तो के आगे देखो सर्वनाम के साथ जुड़ के विभक्ति आती है, तो के विभक्ति आ गई। राम के साथ सीता बन गई, तो के आ गया, और साथ इसमें अव्यय है ना, दाएं अव्यय हो जाएगा। इसी तरह से वह पेड़ के नीचे बैठी है, तो नीचे अव्यय और के विभक्ति हो गई, है ना। रोहित छत पर खड़ा है, तो देखो रोहित छत पर खड़ा है, यहाँ पे अव्यय और विभक्ति नहीं आई है, तो यहाँ पे जो पर है ये अव्यय का काम भी कर रहा है और ये विभक्ति का काम भी कर रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। तो देखो मैंने बताया था इसमें क्या होगा, एक संज्ञा ये रही, एक संज्ञा ये रही, यानी कि दो संज्ञाओं के बीच में संबंध जोड़े या दो सर्वनामों के बीच में, या फिर संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़े, कोई सा भी आ जाए, इससे कोई जिद घबराने वाली बात नहीं है। तो ये संबंध बोधक हो गया, ठीक है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, समुच्चय का अर्थ होता है समूह, क्या होता है, समूह होता है।
तो समुच्चय का मतलब जब समूह होता है तो इसका मतलब ये होगा कि बे अव्यय जो दो पदों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और समूह का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि राम और श्याम दोनों स्कूल गए, तो राम और श्याम दो लोग हैं, संबंध कोई नहीं है, दो लोगों का एक समूह है जो कहाँ जा रहा है? एक स्कूल जा रहा है। ठीक है ना? कहाँ पे जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो जहाँ पे समूह आएगा वहाँ पे समुच्चय होगा और जहाँ पे संबंध आएगा वहाँ पर संबंध बोधक होगा। जैसे कि राम और श्याम स्कूल गए, राम के बिना स्कूल श्याम नहीं गए, ऐसे आ सकता है। तो जब राम के बिना स्कूल नहीं गए इसमें संबंध बोधक होगा, क्योंकि के बिना आ गया तो संबंध बोधक। राम और श्याम स्कूल गए, समुच्चय बोधक। तो जब दो लोगों का समूह आएगा समुच्चय बोधक, जब के बिना लगाकर के साथ आए तो संबंध बोधक। जहाँ भी विभक्ति दिखाई दे अव्यय के साथ में वहाँ संबंध बोधक अव्यय होगा, और विभक्ति नहीं है, समूह का बोध हो रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। ठीक है ना? इसी तरह से ध्यान रखना है। तो समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में मैंने बता दिया। समुच्चय बोधक अव्यय के अगर हम बात करते हैं भेद की, तो दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण होते हैं। तो सबसे पहले हम समानाधिकरण को पढ़ेंगे। तो समानाधिकरण क्या होता है? तो समान का मतलब समान होता है। ऐसे अव्यय जो दो समान जैसी स्थिति वाले पदों, वाक्यांशों या फिर वाक्यों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण कहलाते हैं। जैसे मैं और तुम स्कूल गए, तो मैं और तुम दोनों क्या हो गए हैं? समान हो गए हैं। ठीक है ना? ऐसे राम और श्याम खेलते हैं, तो राम और श्याम दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं। समान स्थिति वालों को जोड़ने वाले जो अव्यय होंगे वे समानाधिकरण अव्यय कहलाएंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। अब समानाधिकरण के भी कितने भेद होते हैं? 4 उपभेद होते हैं। समानाधिकरण अव्यय के भी 4 उपभेद होते हैं। ठीक है ना? 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन से हैं देखो, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है? कौन सा है? नंबर 1 पता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक होते हैं। तो दो वाक्यों में या दो पदों में या फिर दो वाक्यांशों में जो संयोग पैदा होता है वे उन संयोग को पैदा करने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? संयोजक कहलाते हैं। संयोजक का मतलब वही समान स्थिति वाले। ठीक है? राम और श्याम, राम और श्याम दो भाई हैं, समान उम्र के हैं। ठीक है? तो जैसे कि महावीर स्वामी ने कहा सत्य और अहिंसा का पालन करो। विभाजक, तो इसमें क्या होगा? बे अव्यय जो विभाजन का कार्य करते हैं, बे समानाधिकरण विभाजक अव्यय कहलाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है? इसमें या शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जैसे चाय या फिर कॉफ़ी में से एक पियो, है ना? चाय या कॉफ़ी में से एक पियो। करो या मरो, या शब्द का प्रयोग हो रहा है, विभाजक हो रहा है, आराम के साथ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे करो या मरो, चाय या कॉफ़ी पियो। विरोध, इसमें विरोध किया जाएगा। विरोध का मतलब विरोध होता ही है ना, जैसे कि मैंने तुमसे कुछ कहा और तुमने मुझे आंखें दिखा दी, तुमने मेरा विरोध किया, इसी तरह से विरोध करने वाले। जैसे तुम्हारे पापा तुमको डांटते हैं या तुम्हारी मम्मी तुमको डांटती है, तुम उसका कभी कभी विरोध करते हो, वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी आंखें दिखाने लगते हो ना, वो गलत बात है भैया। ठीक है ना? तो माँ बाप होते हैं, डांटते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाक्य का विरोध सेकंड वाक्य में प्रकट किया जाएगा। जैसे उसने कोशिश बहुत की, उसने कोशिश की लेकिन पास नहीं होगा, मतलब पेपर के लिए उसने बहुत कोशिश की लेकिन सेकंड वाले वाक्य में वो पास नहीं हो सका, तो ये विरोध हो गया, उसने वो पास नहीं हो सका। मैंने तुम्हें समझाया पर तुम नहीं मान रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो नहीं, ये भी तो विरोधी हो रहा है। हम कह रहे हैं पढ़ो, तुम मना करो नहीं पढ़ रहे, ये भी विरोध हो रहा है। दूसरा है परिमाणवाचक। फर्स्ट वाक्य का परिणाम सेकंड वाक्य में पता लग जाता है। फर्स्ट वाक्य का जो परिणाम है वो सेकंड वाक्य में पता लग जाना ही क्या कहलाता है? परिमाणवाचक। ये दोनों एक से हैं, विरोध भी और परिमाणवाचक भी। हाल फिलहाल कहीं कहीं थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों थोड़े बहुत अलग भी हैं। तुम चुप बैठो, अब मैंने कहा तुम चुप बैठो, अब इसका मैं परिणाम दूंगा, क्या परिणाम होगा? अगर तुम चुप नहीं बैठोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा, ये परिणाम है इसका। ठीक है ना? तुम चुप बैठो वरना बाहर कर दूंगा। इसमें इसलिए, अतः, सो, अतः और वरना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह पढ़ा नहीं इसलिए पास नहीं हो सका, अगर पढ़ता तो पास हो जाता, यहाँ पे रिजल्ट का पता लग जाता। व्याधिकरण, मैंने बताया ना समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, 4 हमने पढ़ लिए। व्याधिकरण, व्याधिकरण में क्या होता है कि बे अव्यय शब्द जो एक या एकाधिक जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनको प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय व्याधिकरण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है? इसके भी 4 उपभेद होते हैं, लेकिन हमें 4 नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल मोस्ट पढ़ने हैं। ठीक है ना? 4 नहीं पढ़ने हैं।
संकेत बोधक या फिर इसको बोलते हैं शर्त बोधक। वाक्य में शर्त प्रकट करने वाले जो अव्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकेत बोधक। जैसे ही वह आया वैसे ही वह चली गई, मतलब कोई मिलने किसी से गया होगा लेकिन वो भैया चली गई, टाइम जब तुम देर से पहुंचे तो चली गई, ठीक है। जैसे ही वह आया वैसे ही वह चली गई। जब तक प्रधानमंत्री बोलते रहे तब तक लोग सुनते रहे। जब तक प्रधानमंत्री बोलते रहेंगे तब तक लोगों को सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो पीछे पुलिस खड़ी है, ठीक है ना, अपना बैठा देगी वो। स्वरूप बोधक क्या है? स्वरूप बोधक में फर्स्ट वाक्य का स्वरूप सेकंड वाक्य में प्रकट होगा। पहले वाक्य का जो स्वरूप है वो कौन से वाक्य में? इसमें अधिकांश जो बातें हो रही है ना सेकंड के ही ऊपर डिपेंड हो रहा है, फर्स्ट का सेकंड में, फर्स्ट का सेकंड में, इस तरह से, है ना। इसे मानो और की जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह ऐसे आई मानो कोई हवा थी। वह ऐसे आई जैसे मानो कोई हवा थी। पत्ते या फूल ऐसे गिर रहे मानो बर्फ गिर रही हो, ठीक है ना। हाँ, दूसरा देखो, वह इतनी सुंदर थी कि चांद भी फीका पड़ गया, ठीक है ना। वह इतनी सुंदर थी कि चांद भी फीका पड़ गया। अब तुम्हारी बाबू कैसी है तुमको पता होगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये देखो जितने भी मैंने वाक्य लिखे हैं ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका एक बार से समझ में ना आए तो दोबारा से देख लेना, और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए, ठीक है ना। हमारे जो तीसरा हेडिंग था हमारा समुच्चय बोधक की हो गया, क्योंकि अव्यय 4 प्रकार के मैंने बताए थे। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो हर्ष को, जो प्रशंसा को, जो तिरस्कार को, जो घृणा को, शोक को, आश्चर्य को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें देखो, पहचान क्या है इसकी? ये एक्सक्लेमेशन विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो इसमें आएगा। हट, ऐसी बात मत कर, ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है ना भैया। आहा, मज़ा आ गया भैया, कुछ खाया होगा, मज़ा आ गया। उफ, क्या ठंड हो रही है, सभी को पता है इस समय ठंड हो रही है अच्छे से, तो बढ़िया ठंड हो रही है। बाप रे ना, बाप रे बाप ऐसे बोलते हैं ना, बाप रे बाप। हटो, सांड आ रहा है, अगर नहीं हटोगे तो भैया कर देगा काम अपना, ठीक है। अरे भाई टमाटर कितने दिए, मतलब क्या भाव दिए, टमाटर कितने भाव दिए, कितने के दिए, सॉरी कितने के दिए, टमाटर कितने के दिए, ठीक है ना। तो ये थी अव्यय की क्लास। अब जो मैंने अव्यय आपको पढ़ाए हैं इसको आप बार बार, अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, वीडियो की स्पीड मत बढ़ाइए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और पुलिस का पेपर देने के बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए अगर याद नहीं हो रहा है तो रट लीजिए, बढ़िया करके रट लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि पुलिस का पेपर दे लोगे, पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, तुमसे ये नहीं लिखवाएंगे, तुमसे भी अपना काम कराएंगे, ठीक है ना भैया। तो इसको जैसे भी तुमसे याद हो आप इसको वैसे याद करिए, ठीक है ना। तो आइए अब छंद को देख लेते हैं। छंद, छंद शब्द जो है एक छद धातु से मिलकर बना है, और छद का अर्थ होता है खुश करना या फिर आनंदित करना या आह्लादित करना, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है छद का। अब इसकी जो परिभाषा होती है, तो जो वर्ण होते हैं, जो मात्रा होते हैं, अगर हम उसका नियमित रूप से उसका प्रयोग करते हैं और उससे जो हमें खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, यानी कि वो छंद की परिभाषा हो गई। तो छंद के कुछ अन्य नाम भी हैं। छंद को पिंगल भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो आदि प्रणेता हैं वो आचार्य पिंगल ही हैं, इसलिए छंद को पिंगल भी कहा जाता है, ठीक है, छंद को पिंगल भी कहा जाता है। तो देखो, यह छद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना या फिर आह्लादित करना होता है। इसकी अगर परिभाषा देखनी है तो वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से जो आनंद मिलता है उसे छंद कहते हैं। छंद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में छंद का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। अगर पेपर में पूछता है आपसे कि छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। छंद को पिंगल कहते हैं, मैंने बताया। मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे, छंद दो ही प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन किसी किसी किताबों में 3 भी दे रखे हैं, 4 भी दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन 2 ही प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक मुक्तक छंद भी होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है मुक्तक छंद, इसको भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है, तो इस आधार पर 3 हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्णों की संख्या और मात्राओं की जो संख्या होती है उसकी जो निश्चित नहीं हो पाती है, वर्ण और मात्राएं जो होती है वो निश्चित नहीं हो पाती है, इसलिए ये इसको मुक्तक छंद कहते हैं। इसको रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं, इसको रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। अगर से कोई एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि कोई एग्जाम्पल है, तो भैया उदाहरण इसका जूही की कली, ठीक है ना, इसका उदाहरण हो जाएगा।
आगे अगर हम बात करेंगे छंद के अंग कितने होते हैं, तो छंद के होते हैं अंग 7। कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। मैंने ये बताया कि यहाँ पे जो वर्णिक और मात्रिक छंद होते हैं, ऐसे छंद जिनमें वर्ण को काउंट करेंगे, यानी कि वर्णों पर आधारित होंगे, और वे छंद जो मात्राओं पर आधारित होंगे तो उनमें क्या करते हैं, मात्राओं को गिना जाता है। मात्राओं के आधार पर जो छंद होंगे उसमें मात्राओं को गिना जाएगा, और वर्णों के आधार पर जो छंद होंगे उसमें वर्णों को गिना जाता है। उसमें मात्राओं से कोई मतलब नहीं, वर्ण को गिना जाता है। तो 7 इसके अंग होते हैं। पूछेगा कितने होते हैं? 7 होते हैं। वर्ण, वर्ण क्या होता है? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वो लघु स्वर हो चाहे वो दीर्घ स्वर हो। अगर किसी व्यंजन पर एक स्वर वाली, अब एक व्यंजन पे एक ही स्वर लगेगा, 2 नहीं लग सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लघु स्वर होता है, लघु या तो उसको लघु बोला या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर जिसको बोलते हैं। इसमें छोटी ई, छोटा ओ और री ये आते हैं। संख्या पूछेगा तो 4। दीर्घ स्वर में कितना आएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आई, ओ और औ, ये 7 हो गए, ठीक है ना। तो दीर्घ स्वर में 7 आते हैं। इसके बाद है मात्रा। मात्रा का मतलब होता है ये स्वरों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और स्वरों के उच्चारण में या किसी वर्ण के या ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और ये भी 2 प्रकार की होती है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। लघु मात्रा में ये फिर से 4 स्वर आएंगे जो ऊपर वाले, ए, ई, उ, री, इनके ये एक मात्रिक कहलाते हैं। इसको हम जो लघु मात्रा होती है वो इसको ऐसे करते हैं, और जो गुरु मात्रा होती है इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई, इसको हम एक मात्रिक कहेंगे, इसको द्विमात्रिक कहेंगे। गुरु मात्रा में यही वाले स्वर आएंगे 7 के साथ, इनको द्विमात्रा भी कहेंगे, इनकी 2 मात्रा। चिन्ह, ये चिन्ह है इनके, ठीक है, चिन्ह है इनके। पद या चरण, तो छंद के प्राय 4 भाग होते हैं, और प्रत्येक को पद या चरण कहा जाता है। कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें 6 चरण भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ छंद जो जिनमें 2 यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, लेकिन कुछ छंद 2 पंक्ति में ही लिखे जाते हैं, जैसे दोहा है, सोटा है, ये 2 ही पंक्ति में लिखे जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को हम दल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। या फिर ये पूछ सकता है कि 2 यानी कि छंद की 2 पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो भी दल ही कहते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और गण का अर्थ होता है समूह, और इसमें 3 अक्षर आएंगे, केवल 3 अक्षरों का समूह ही गण कहलाता है, ठीक है। 3 अक्षरों का समूह ही क्या कहलाता है? गण कहलाता है। गणों की संख्या मैंने बताई 8 होती है। एक शब्द को याद रखेंगे, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा शब्द को ही याद रखेंगे बस। तो ये से जगड़, मैं से मगड़, तैसे तगड़, रैसे रगड़, जैसे जगड़, भैसे बगड़, नैसे नगड़, सैसे सगड़, ठीक है ना। बस ले गड़, ले और गे से कुछ नहीं होगा, बस 8 हो गई, यहाँ तक की बात खत्म हो गई है। जैसे कि यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, इस तरह से। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि कोमल में कौन सा गढ़ बनेगा। तो कोमल में कौन सा गढ़ बनेगा, इस पे पहले मात्रा लगा दो, तो 2 मात्रा, इसकी 2 मात्रा, एक मात्रा, ठीक है। फिर इस पे ही मात्रा लगा दो, 1 2 2 2 1 2 1 1 1, इस तरह से मात्रा लग गई, ठीक है ना। इस तरह से मात्रा लग गई इस पर। बस कोमल में कौन सा गढ़ बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो ये जो मात्रा तुम्हें दिखाई दे रही है 2 1 1, ऐसा ही क्रम इसमें दिख रहा है, बस ऐसा ही क्रम इसमें देखना, 2 1 1 का क्रम इसमें देखना है। तो 2 1 1 ये रहा, 2 1 1, तो 2 1 1 से जो बना है हमारा, 2 किसके ऊपर है? भा के, और 1 1 किसके ऊपर है? न और स के ऊपर है। तो ये भै से शुरू हो रहा है, इसका बोला ये भगड़ है। तो कोमल में कौन सा गण बनेगा? भगड़ बनेगा। ऐसे ही अंकित में आ जाओ, अंकित में कौन सा गण बनेगा? तो अंकित में भी 2 1 1, फिर से यही है, तो इसमें भी कौन सा बन जाएगा? यही बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसी जामाता, जामाता, तो जामाता में कौन सा बनेगा? 2 2 2। जहां पर भी दीर्घ स्वरों की मात्रा आएगी वहां पे यही मात्रा आएगी, एस के आकार की। जहां पे लघु स्वरों की मात्रा होगी वहां पर एक मात्रा आएगी, ऐसी वाली, ठीक है। तो जा माता, बस ऐसा क्रम देख लो, ये रखा सामने, मातारा शब्द बनेगा मातारा, गण बनेगा मगड़, शब्द बनेगा मगड़ और शब्द वो गण बनेगा मगड़ और शब्द बनेगा मातारा, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से कोमल में मैंने बताया गण कौन सा बनेगा? भगड़, और शब्द बनेगा भानस। बस 3 ही अक्षर लेने हैं, जैसे कि भगड़ में भानस हो गया, जगड़ में जभान हो गया, रगड़ में राजभा हो गया, तगड़ में ताराज हो गया। 3 ही अक्षरों का समूह लेना है बस, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। यति क्या बोलते हैं? यति मतलब होते हैं विश्राम को, ठहराव को। जैसे मान लो मैं कोई छंद पढ़ रहा हूँ, उसको ले के रूप में, गाने के रूप में गा रहा हूँ, तो मैं कहीं कहीं पे रुकूंगा, कहीं विश्राम लूंगा, बस वही क्या है? यति है। यानी कि छंद का वाचन करते समय उचित स्थान पर लिया गया विश्राम ही क्या कहलाता है? यति कहलाता है, ठीक है। तुक क्या होती है? तुक का मतलब होता है छंद के अंत में समान ध्वनि या समान शब्दों का प्रयुक्त होना तुक कहलाता है, ठीक है। छंद का वाचन करते समय उसमें आने वाली समान ध्वनि या शब्दों को या अक्षरों को
तुक कहा जाता है। जैसे पानी विच मीन प्यासी मोहि सुने आवे हासी, तो पानी विच मीन प्यासी सी आया, मोहि सुने आवे हासी में भी सी आया, ठीक है ना। तो लास्ट में सी आ रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, तुक है, ठीक है। अब ये होगा, देखो ये मैंने कितने बताए थे, इसके 7 अंग बताए थे। एक अंग जो इतना मोस्ट नहीं है, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना 7 अंग होते हैं। तो ये इसके बारे में जो मैंने बताया आपको समझ में आया, ठीक है। अब कुछ विशेष नियम को देख लेते हैं, जो छंद के कुछ विशेष नियम हैं। और विशेष नियम, जैसे मान लो कोई लघु स्वर है और लघु स्वर के बाद में कोई संयुक्त व्यंजन आ जाए, या फिर कोई हलंत व्यंजन आ जाए, या फिर कोई स्वर रहित व्यंजन आ जाए, या फिर कोई विसर्ग आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो लघु स्वर होता है, जिसकी मैंने 1 मात्रा बताई थी, अब उसकी 2 मात्रा प्रयुक्त हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वही कुछ अपवाद है। अपवाद ये है कि न और न आधा न और है, आधा ल और है, आधा मैं और है, यानी कि न लह और मह जैसी ध्वनियाँ अगर किसी लघु स्वर के बाद में आती है, तब लघु स्वर की मात्रा 2 नहीं 1 ही रहेगी, ठीक है ना, ये अपवाद है। और अगर कोई अनुस्वार किसी स्वर पर लगा हुआ है, किसी लघु स्वर पर अगर अनुस्वार लगा हुआ है, तो उसकी 2 मात्रा आएगी। चंद्रबिंदी की कोई मात्रा नहीं आएगी, ठीक है, चंद्रबिंदी की कोई मात्रा नहीं आती है, ठीक है। तो विशेष नियम ये रहे, लघु स्वर के बाद में स्वर रहित व्यंजन है, हलंत व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, या फिर कोई विसर्ग व्यंजन है, तो मात्रा आएगी इसकी 2। जैसे कि अ है, अ लघु स्वर है, इसके बाद में आधा व्यंजन आ रहा है, तो अ की मात्रा 1 आनी चाहिए थी, लेकिन 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 मात्रा आएगी इसकी। तो 2, इसकी कोई जो आधा व्यंजन होगा उसकी कोई मात्रा नहीं आएगी, ये होगी, ठीक है ना। ऐसी मैं की 1 मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद में संयुक्त व्यंजन है, तो 2 मात्रा आएगी इसकी, 2 और 1। अब जैसे क्रमशः है, क्रमशः में कै की 1 मात्रा आएगी, मैं की भी 1 ही मात्रा आएगी, लेकिन स के बाद में विसर्ग आ गया, 2 मात्रा आएगी। ऐसी कै की देखो बाद में रे स्वर रहित है, क्योंकि सिरो रेखा के ऊपर मैंने बताया था आधा होगा, सिरो रेखा के नीचे स्वर सहित होगा, तो इसमें ये आधा है, तो ये इसकी 2 मात्रा और 1 मात्रा, अनुस्वार की 2 और 1 मात्रा, ठीक है ना। ऐसी मैंने बताया लघु स्वर के बाद में अगर लय में ये जैसी ध्वनि आ रही है, तो फिर लघु स्वर की 1 ही मात्रा आएगी। तो कुल्हाड़ी में 1 मात्रा, 2 और यहाँ पे 2, फिर से 1 मात्रा, 2 और यहाँ पे 2, ठीक है ना। इस तरह से ये मात्रा हम लगाते हैं। अब हम सममात्रिक छंद देख लेते हैं, सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, और उनके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि चौपाई छंद है, जो चौपाई छंद है ये एक सममात्रिक छंद है। इसका जो लक्षण है वो सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। कितनी होती है, 16-16 मात्रा होती है, ठीक है ना। जैसे कि 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 और 2, तो 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और 2 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा हो गई, 16 इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसमें कितनी मात्रा लगेगी, 2 मात्रा लगेगी इसमें, इस पर 1 इस पर 1 लगेगी, इस पर 1 इस पर 1 इस पर 1 लगेगी। ऐसे ही इसकी मात्रा लगेगी 1 2 1 1 और 2 और 2 2 और 2 4 और 2 6 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्रा हो गई। गीति का छंद होता है, ये भी सममात्रिक छंद है। यहाँ तक जो है सममात्रिक छंद है, तो इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्रा होगी, ठीक है। चाहो तो लगा के देख लेते हैं। इसकी 2 मात्रा आएगी, इसकी 1 मात्रा आएगी, 2 और जी 2 मात्रा, अनुस्वार आगे 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 1 1 और 2 2 1 और 2 मात्रा, ठीक है। 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 और 2 मात्रा। तो 2 और 2 4 और 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 21 22 23 24 25 और 1 26 मात्रा, 26 मात्रा इसमें होगी, ठीक है। आप गिन लेना चाहे तो लगा करें मात्रा। हरि की तकिया में कितनी मात्रा होगी, 28 मात्रा होगी। इस लाइन में, इस लाइन की मात्रा तुम अपना गिन लेना, ठीक है ना। इसमें कितनी मात्रा होगी, 28 मात्रा होगी, ठीक है। इसमें कितनी मात्रा होगी, 28, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 28 इसमें 28 इसमें होगी। तो लगा लेते हैं जल्दी से, 1 2 और 2, ठीक है। ऐसे 1 और 2, फिर से 2 और 2 आएगी, क्योंकि छोटा वो है, इसके बाद में आधा तैयार आ गया है, और 1 और 2 2 और फिर से कितनी आएगी, 2 1 और 1 1 2 1 1 और 1 और 2, तो 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 मात्रा हो गई है। इसमें भी देखो 1 1 2 और 1 2 और 2
और 2 1 2 2 2 और 1 और 2 2 1 1 1 और 2 मात्रा। ठीक है, इस तरह से इसमें मात्रा लग जाएगी। जो रोला है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। ये भी एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें मात्रा लगाते हैं तो 1 1 1 1 2 और 2 1 1 1 और 2 1 2 2 1 1 1 1 और 2 मात्रा। ठीक है, ऐसे 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 और 2 1 और 1 और फिर से यहाँ पे एक ही आएगी, 1 और 2 मात्रा। ठीक है, तो मात्रा काउंट कर लेते हैं 24 है कि नहीं। 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और 2 10 2 12 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 24 मात्रा बिल्कुल सही है। ये हो गए हमारे सममात्रिक छंद। अब हम अर्धसममात्रिक छंद को देख लेते हैं। दोहा मूल रूप से अपभ्रंश भाषा का छंद है। ठीक है, मूल रूप से अपभ्रंश भाषा का छंद है। विषम चरणों में 13 मात्रा, सम चरणों में 11 मात्रा इसकी होती है। ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। तो उसमें इसमें मात्रा लगा लेते हैं 2 और 2 1 1 2 2 1 और 2, फिर से 2 2 1 सॉरी 2 2 1 1 और 2 और 1 मात्रा काउंट कर लेते हैं। 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13। ठीक है, 2 ये हो गया 8 3 11 सही है बिल्कुल। इस पे मात्रा लगाते हैं जिसके 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 और 2 और 1 मात्रा। तो 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 मात्रा। ठीक है, 2 और 2 4 और 3 और 3 6 7 4 11 सही मात्रा है बिल्कुल। सोठा क्या है, दोहे का जस्ट उल्टा है। इसके विषम में 13 थी तो इसके विषम में 11 होगी, इसके सम में 11 है तो इसके विषम में 13 मात्रा। तो सोठा के विषम में 11 मात्रा और सम में 13 मात्रा होती है। तो मात्रा लगा लेते हैं इस पर भी। इस पर मात्रा लगेगी देखो 2 और 1 2 और फिर से 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इस तरह से फिर मात्रा काउंट कर लेते हैं। 2 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 2 12 मात्रा हो गई है। यहाँ पे एक ही मात्रा आएगी, होगी छोटी ही बनेगी। ठीक है ना, ये छोटी ई बनेगी, अब हो जाएगी मात्रा हमारी सही। तो 2 और 2 4 2 6 2 8 और 8 और 3 11। ठीक है बिल्कुल। ऐसी 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्रा बिल्कुल सही है। 2 1 1 2 1 1 2 और 1 2 और 2 4 और 2 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ऐसे ही इसमें मात्रा लगेगी 1 और 1 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा बिल्कुल सही है। ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा हो गया है सोठा। तो आइए अब जरा बरबे को देख लेते हैं। बरबे भी एक विषम अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम विषम चरणों में 12 मात्रा, सम चरणों में 7 मात्रा। तो जरा इस पर मात्रा लगा के देख लेते हैं कि हमारी मात्रा सही बैठ रही है। तो 2 1 2 1 1 1 2 1 1 तो 12 मात्रा बैठनी चाहिए। 2 और 2 4 और 2 6 6 7 8 9 10 11 और 12 बिल्कुल सही है। 2 और 2 4 4 और 2 6 और 1 7 मात्रा बैठनी चाहिए ना हमारी इसमें शिवा उदार में। तो इसमें मात्रा शिवा उदार में 2 और 2 4 हो गई और शिवा उदार 1 और 2 और 1 तो 2 और 2 4 और 2 6 7 और 1 8 मात्रा ज़्यादा है किसी बैठ गई। हाँ सॉरी, यहाँ पे मात्रा गलत लगा रहे हैं। यहाँ पे एक मात्रा फिर से देखते हैं इसको। शिवा उदार पे जो मात्रा बैठ रही है हमारी, इस पे जो मात्रा है, अब शिवा उदार पे मात्रा देख लेते हैं। तो 1 2 1 2 और 1 2 और 2 4 और 4 3 7 बिल्कुल ठीक है। 1 1 1 और 1 2 1 1 2 1 1 2 और 2 4
5 6 7 8 9 10 11 12 सही है बिल्कुल मात्रा इसमें 1 1 1 1 2 1 तो 2 3 4 5 6 और 1 7 मात्रा बिल्कुल सही है हमारी। ठीक है, तो इसमें ये मात्रा हमारी सही हो गई है। इसमें 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 ठीक है बिल्कुल। उल्लाला भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15 15 मात्रा, सम चरणों में 13 13 मात्रा होती है। ठीक है, तो इसमें मात्रा देते हैं जैसे करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, तो करते पे 1 और 2 यहाँ पे लगेगी 1 और 1 और 2 और 1 और 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 और 1 और 2। तो मात्रा दे लेते हैं 15 बैटरी के विषम चरणों में 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 बिल्कुल सही है। 2 और 2 4 और 2 6 2 8 8 9 10 11 12 और 1 13 सही है बिल्कुल। तो 2 और इस पे लगाएंगे 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 और 2 1 2 2 1 और 2। इस पर भी देख ली हमने मात्रा। तो 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और 2 10 और 2 12 और 12 और 3 15 ये हो गई 8 9 10 11 12 और 1 13 सही है बिल्कुल। तो कुछ वार्णिक छंद है इसमें। प्रमाणिका में जैसे 8 वर्ण होते हैं, बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, मध्याक्रांता और शिखरिणी में 17 वर्ण होते हैं, सवैया में 22 से 26 या तो 22 होंगे या 23 होंगे या 24 होंगे या 25 होंगे या 26 होंगे, ना 26 से ज़्यादा ना 22 से कम। घनाक्षरी में कितने होते हैं 31 वर्ण। ठीक है, कोमे लगा करके दे दी जाती है, जैसे 16 और 15 करके ऐसे करके दे दिया जाता है। रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। कुंडलिया एक विषम संयुक्त मात्रिक छंद है। इसकी पहचान क्या है? जिस शब्द से शुरू होगा उसी से समाप्त होगा, दोहा और रोला से मिलकर बनेगा। पहले के 2 चरण दोहे के और लास्ट के जो 4 चरण रोले के होते हैं। दोहे की जो अंतिम लाइनें होंगी, रोले की वो प्रारंभिक लाइनें होंगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये सावन है। ठीक है, और ये रहा सावन। तो दोनों क्या हो गए हैं? जिससे शुरू हुआ उसी से समाप्त। आशाओं के धान और आशाओं के धान, यहाँ से ये रोला है। ठीक है, और यहाँ से ये 2 लाइनें किसकी हैं? दोहे की हैं। बस इसी तरह से तुमसे पूछेगा। मात्रा अगर आपको लगा के देखनी है तो आप इसमें मात्रा लगा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 छंद मैं आपको दे रहा हूँ जिस पे आप मात्रा लगा के देखेंगे। ठीक है, छप्पे में भी कितने चरण होते हैं? इसमें पूछता है चरण कितने होते हैं, तो 6 चरण होते हैं इसमें, 6 चरण। कौन से ऐसे छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं? तो कुंडलिया और छप्पे, कुछ कह सकते हैं। तो कुछ से कुंडलिया, 6 से छप्पे। तो जैसे यहाँ पे छप्पे है, इसमें भी 6 चरण होते हैं। छप्पे में भी कितने चरण होते हैं? 6 चरण, 6 चरण होते हैं इसमें। तो 2018 के पुलिस के पेपर में पूछा हुआ है कि छंद में 6 चरण होते हैं, तो कुंडली और छप्पे में होते हैं। तो इसमें भी ये किस किस से मिलकर बनेगा छप्पे? तो ये बनेगा किस किस से? ये उल्लाला और रोला से मिलकर बनेगा। किससे बनेगा ये? रोला और उल्लाला से मिलकर ये बनता है। प्रारंभिक की 4 लाइनें इसकी रोले की रहेंगी और अंतिम की 2 लाइनें इसकी उल्लाला की है। ठीक है, ये 2 लाइनें, ये है उल्लाला, और ये वाली जो 4 लाइनें हैं ये है रोला की। तो रोला और उल्लाला से मिलकर बनती है। आप इसमें मात्रा लगा करके जरूर देखेंगे, ये आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप इसे मात्रा लगा करके जरूर देखेंगे। रोले में मात्रा और उल्लाला छंद मैंने आपको पढ़ा दिया है भाई, दोहा मैंने पढ़ा दिया है, रोला मैंने पढ़ा दिया है, सब मैंने बता दिए हैं, सब कैसे कैसे मात्रा लग रही है और क्या कुछ नियम है, सब कुछ मैंने बता दिया है। बस आपको इसमें एक देखना है कि इसे मात्रा लगानी है। तो वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।